गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं समीना याकूब, असिस्टेंट प्रोफेसर DWT कॉलेज। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में अंग्रेज़ी शासनकाल में शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन की बात करते हैं, आयोग की नियुक्ति। सन 1857 की भारतीय क्रांति के उपरांत भारत की शासन सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गई। 1854 के घोषणा पत्र के बाद भारत की शिक्षा का कोई परीक्षण नहीं हुआ और शिक्षा में अनेक दोष आ गए। वुड के घोषणा पत्र में मिशनरियों का एक अधिकार समाप्त हो गया, अतः ईसाई मिशनरी बड़े क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध ये कहकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि भारत में शिक्षा नीति वुड के घोषणा पत्र के विरुद्ध जा रही है। इन लोगों ने इंग्लैंड में जनरल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया नामक एक संगठन बनाया। 1982 में जब लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय पद पर नियुक्त हुए तो मिशनरियों का एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड रिपन से मिला और उनसे भारतीय शिक्षा की जांच करने की प्रार्थना की। भारत आकर लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन की नियुक्ति कर दी। इस आयोग के अध्यक्ष वायसराय की कार्यकारिणी के सभा के सदस्य सर विलियम हंटर थे, अतः इन्हीं के नाम से इस आयोग को हंटर कमीशन भी कहते हैं। आयोग ने समस्त भारत का भ्रमण करके तथ्य और सूचनाएं इकट्ठा की, जिनमें प्रांतीय सरकारें भी प्रतिवेदन भी थे। हंटर कमीशन की सदस्य मंडली आयोग में सर हंटर के अतिरिक्त 20 सदस्य भी थे, जिसमें 7 भारतीय प्रतिनिधि भी थे। सैयद महमूद हाजी गुलाम, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस, KT मलंग, मुदालियर, महाराजा जितेंद्र टैगोर, मैसूर के शिक्षा संचालक श्री BL राइस को भी इस आयोग का मंत्री नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने भारत आने पर 3 फरवरी 1882 ईस्वी को प्रथम शिक्षा आयोग के रूप में की। अब हम देखते हैं भारतीय शिक्षा हंटर कमीशन आयोग का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। तो इस आयोग के उद्देश्य सबसे पहले हम देखेंगे आयोग का वो प्रस्ताव जिसके द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी, उसमें आयोग के उद्देश्यों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। कमीशन का कर्तव्य होगा विशेष रूप से इस बात की जांच करना कि 1854 के घोषणा पत्र के सिद्धांतों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है और ऐसे उपायों का सुझाव देना जो उस घोषणा पत्र में निर्धारित रीतियों को लागू करने के लिए कमीशन के मतानुसार प्रतीत होते हैं। आयोग के कार्यक्षेत्र। कमीशन का निर्माण निम्नलिखित बातों की जांच करने के लिए किया गया है। नंबर 1, क्या सरकार ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है? देश में प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है और उसके विकास के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए? नेक्स्ट, भारत में राजकीय विद्यालयों की क्या दशा है और देश की शिक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है अथवा नहीं? भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों का क्या स्थान है? भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए? इन उद्देश्यों को सामने रखकर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। आयोग को 2 विशेष निर्देश दिए गए थे। नंबर 1, इस बात की जांच करना कि 1854 के आदेश पत्र का किस प्रकार लागू किया जाए। ऐसे उपायों का सुझाव देना जिनको आयोग उद्देश्य पत्र में निर्धारित की गई नीति को लागू करने के लिए उचित समझता है। अब हम पढ़ते हैं आयोग की नियुक्ति के कारण। सन 1854 के वुड के घोषणा पत्र के
निर्देश सिद्धांत की कटु आलोचना की थी और भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर सुनिश्चित किया था, परंतु सरकार इससे संतुष्ट नहीं थी और राजकोष का अधिकांश धन माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना में व्यय करती रही। इससे प्राथमिक जनसाधारण की शिक्षा अभीष्ट विकास न हो सका। इस कारण समाज और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। देश विद्यालयों की उपेक्षा के कारण भी भारतीय जनता में असंतोष व्यापक था। सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण ईसाई मिशनरियों में भी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। 1859 में गवर्नर जनरल लॉर्ड स्टैनले ने अपने विवरण पत्र में प्राथमिक शिक्षा के व्यापक सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, किंतु सरकार ने उन्हें लागू नहीं किया। भारत में सहायता अनुदान को भी सही उपयोग न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा का विकास संभव नहीं हो सका। भारत सरकार भी 1854 के उपरांत होने वाली शिक्षा की प्रगति का आकलन करना चाहती थी। अब आयोग की सिफारिशें और सुझावों की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। प्राथमिक शिक्षा की नीति, एलिमेंट्री एजुकेशन। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की सरकारी नीति के बारे में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए राज्यों को कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार को चाहिए कि वे उन लोगों को प्राथमिकता दें जो लिखने और पढ़ने का ज्ञान रखते हैं। नेक्स्ट, भारत की पिछड़ी जातियों, जनजातियों आदि की शिक्षा का भार भी सरकार को ही वहन करना चाहिए। नेक्स्ट, जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का संबंध, उसका प्रसार, उसका सुधार भी शिक्षा के क्षेत्र का वो अंग घोषित किया गया है जिसकी ओर राज्य के कोशिशें पहले से ही अधिकाधिक मात्रा में केंद्रीभूत की जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन। इंग्लैंड में सन 1876 में शिक्षा का उत्तरदायित्व काउंटी काउंसिल को दे दिया गया। इसके लिए लॉर्ड रिपन ने भारत में भी प्राथमिक शिक्षा का भार जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को सुपुर्द कर दिया गया। इस व्यवस्था के द्वारा सरकार को सामान्य वर्ग को शिक्षित करने के उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया। प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था। प्रांतीय सरकारें तथा स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग कोष की व्यवस्था करें। खर्च के संबंध में आयोग का सुझाव था कि ग्रामों में जो धन खर्च किया जाने वाले कोष से प्राथमिक विद्यालयों का कोष अलग कर देना चाहिए, जिससे ग्रामों में होने वाला खर्च उनकी धनराशियों से, नगरों से उनकी धनराशि न ली जाए। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। कमीशन ने सभी प्रांतों को पाठ्यक्रम के निर्माण के संबंध में स्वतंत्रता दे दी है और उनको इस बात के लिए निर्देश दिया है कि वे अपने यहाँ का पाठ्यक्रम स्वयं बना लें, लेकिन उनमें भौतिक विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, बही खाता, क्षेत्र मिति आदि कुछ जीवनोपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में अवश्य सम्मिलित करने की सिफारिश की है। शिक्षक प्रशिक्षण। प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है, इसलिए नॉर्मल स्कूल को खोलने के लिए सुझाव दिया गया। इसके लिए निम्न सुझाव दिए गए। सबसे पहले, प्रशिक्षण स्कूल उन स्थानों पर खोले जाएं जहां की वो स्थानीय प्राथमिक पाठशाला के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग को पूरा कर सकें। नेक्स्ट, प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक अपने
प्रशिक्षण विद्यालय के कार्य में रुचि लें और कुशल संचालन की व्यवस्था करें। प्रांतीय सरकारें और प्राथमिक विद्यालयों के लिए निश्चित और स्वीकृत धनराशि में प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण और नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर ध्यान दिया जाए। अब हम देशी पाठशालाओं के बारे में बात करते हैं। हंटर कमीशन ने पाठशालाओं के महत्व को खूब अच्छी तरह समझा था। इनमें देश के करोड़ों बालक बालिकाएं पंडितों और मौलवियों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में आयोग ने लिखा है कि ये अत्यधिक होने पर भी जीवित हैं और इस प्रकार उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि इनमें शक्ति लोकप्रियता दोनों है। यदि देशी विद्यालयों को मान्यता और सहायता दी जाए तो ये आशा की जा सकती है कि वे अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर लेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा की राज्य प्रणाली में लाभप्रद स्थान ग्रहण कर लेंगे। अब हम बात करते हैं देशी पाठशालाओं के बारे में क्या सुझाव दिए कमीशन ने। सबसे पहले सभी देशी पाठशालाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए। इनके संचालन का दायित्व नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों को सौंपा जाए। इनमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। इनमें अध्ययन करने वाले निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाएं। इनके पाठ्यक्रम पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न लगाया जाए। लाभप्रद अनेक विषयों का समावेश करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। इन पाठशालाओं के अध्यापकों के परीक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। अब हम माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन ने 2 बातों के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। 1, माध्यमिक शिक्षा का प्रचार करने का उपाय। 2, माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के उपाय। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के उपाय। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने निम्नलिखित उपाय बताए हैं। पहला, सहायता अनुदान प्रणाली। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा सरकार द्वारा योग्य और कुशल भारतीयों के हाथों को सौंप देनी चाहिए। सरकार को सहायता अनुदान प्रणाली अपनाकर सहायता करनी चाहिए। आयोग के विचारों से माध्यमिक शिक्षा भारतीयों के हाथों में होने से उसका प्रसार जल्दी से हो सकता है। दूसरा, राजकीय विद्यालयों की स्थापना। जिन स्थानों में भारतीय अधिक धनी ना हो और विद्यालय खोलने में असमर्थ हो, वहां सरकार को विद्यालय स्थापित करने चाहिए, परंतु एक जिले में एक से अधिक विद्यालय नहीं खोला जाना चाहिए और अधिक विद्यालयों की यदि आवश्यकता हो तो जिले के व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट करते हुए लिखा है, सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में केवल एक ही हाई स्कूल की स्थापना करनी है। इसके पश्चात इस जिले में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए उपाय। सबसे पहले पाठ्यक्रम, कैरिकुलम। पाठ्यक्रम 2 प्रकार के होने चाहिए, ए कोर्स और बी कोर्स। ए कोर्स, इस कोर्स में साहित्यिक विषय होने चाहिए और ऐसे छात्रों के लिए होने चाहिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। बी कोर्स के अंतर्गत व्यापारिक, व्यावसायिक, असाहित्यिक विषयों को रखने का सुझाव है। ये कोर्स ऐसे छात्रों के लिए होने चाहिए जो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग। नए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शिक्षा सिद्धांत, प्रायोगिक शिक्षा का स्थान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में स्नातकों के लिए प्रशिक्षण काल उनसे कम योग्यता वाले छात्रों से कम होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आयोग ने शिक्षा के माध्यम के संबंध में कोई स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया है। आयोग के अनुसार मिडिल स्कूल में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, परंतु मिडिल स्कूलों में छात्रों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जानी चाहिए। हाई स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। अब है सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल और धनी भारतीयों पर सौंपकर सरकार को अलग
कर देना चाहिए। सरकार को वित्तीय सहायता देकर माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। सरकार ऐसे स्थानों पर विद्यालय खोले जहां व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा विद्यालय नहीं खोले जा सकते। इन विद्यालयों को भी बाद में व्यक्तिगत संस्थानों को हस्तांतरित कर देना चाहिए।